हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों फाइनली इतने दिनों के बाद आज हमें मार्केट में एक मीनिंगफुल बाउंस देखने को मिला। तो क्या ये एक सिर्फ टेम्पररी टेक्निकल बाउंस था? क्या ये रैली सस्टेन हो पाएगी? आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आज के जो मूवमेंट थी उसकी एक खास बात क्या थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला। कई वक्त जो है मार्केट ऊपर गया, नीचे गया और दोनों की तरफ के लोगों के स्टॉप लॉस इसने कटाए। तो एक बड़ा कारण जिसकी वजह से वॉलेटाइल रहा वो ये था कि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन यूजुअली थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहती है। और आज ये चूंकि ये हफ्ता छोटा हफ्ता था इसलिए सारी पोजीशंस को शायद आज ही काटा गया, तो ये भी एक वॉलेटिलिटी का कारण था। लेकिन जो बड़ा कारण था वॉलेटिलिटी का वो था इंडेक्स रीबैलेंसिंग। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एनएसई जो है अपने इंडाइसेस को साल में 2 बार रीबैलेंस करता है। तो किसी का वेट थोड़ा घटाता है, किसी का बढ़ाता है, वो एक्सरसाइज करता था और वो आज ही होनी थी। और इसकी वजह से कई शेयरों में सेलिंग की गई क्योंकि इंडेक्स फंड को उसी वेटेज के हिसाब से अपनी पोजीशंस को रखना पड़ता था। तो कई शेयर में सेलिंग हुई और कई में पोजीशंस बनी। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से आज हमें इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो ये जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई है ये कोई बहुत ज़्यादा इनमें शेयर में इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, शायद 1-2 दिन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। तो इसमें जो मेजर जिसको नुकसान होने वाला है वो है RIL रिलायंस को, और उसमें करीब $42 मिलियन की सेलिंग या आउटफ्लो होने के चांस है। इसके अलावा इन्फोसिस में भी करीब $16 मिलियन की सेलिंग होने वाली है या हो चुकी है। और इसके अलावा आप देखिए तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, तो इसमें 16 मिलियन और 13 मिलियन के करीब इसमें आउटफ्लो होने वाला है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो किन स्टॉक्स को इससे फ़ायदा होने वाला है, तो उसमें आप देखिए एक्सिस बैंक में इन्फ्लो होने वाला है, पेज इंडस्ट्री में इन्फ्लो होने वाला है, कैनरा बैंक और SBI और कोल इंडिया। तो ये 4-5 शेयरों में जो इनफ्लो होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे मैंने जिन स्टॉक्स में आउटफ्लो की बात की उसमें से ज़्यादातर के आपको स्टॉक प्राइस जो है आज नेगेटिव में होते हुए दिखेंगे, और जिनका इनफ्लो का मैंने बात की उसमें आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक। तो इसने आज तो काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दी, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होने वाला, लेकिन शायद हमें परसों, क्योंकि कल छुट्टी है तो परसों भी शायद ये हमें रिपीट होता हुआ दिखे, लेकिन उससे ज़्यादा का मैं इम्पैक्ट इसमें नहीं देख रहा हूँ। मामूली सी इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हम कर रहे हैं। दूसरा जो खास बात रही आज की और जिसकी वजह से हमें मार्केट ग्रीन में देखने को मिला वो थी शॉर्ट कवरिंग। तो और शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट में इसने वॉलेटिलिटी पे भी कंट्रीब्यूट किया। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो जो स्टॉक्स पिछले 1 महीने से काफ़ी गिर रहे थे उनमें आज हमें ग्रीन देखने को मिला। जैसे आप IT देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, अगर आप उनको देखिए ध्यान से तो उसमें काफ़ी बिकवाली हो रही थी पिछले 1 महीना से, और आज उसमें हमें ग्रीन देखने को मिला। फॉर एग्जांपल आप देखिए निफ्टी IT पिछले 1 महीने में या 30 ट्रेडिंग सेशंस में आप देखिए तो करीब 9% डाउन रहा और आज उसमें 1% का राइज हमें देखने को मिला। अगर आप ऑटो को देखिए तो 7.39% डाउन था 1 महीने में और आज हमें 1.71% राइज देखने को मिला। अगर आप मीडिया को देखिए तो 4.74% डाउन था और आज हमें 2.65% देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम पिछले 1 महीने का देखें तो लगभग सभी सेक्टर्स जो हैं वो डाउन रहे और अच्छी खासी गिरावट हमें उनमें देखने को मिली, और उसी का आज हमें रिजल्ट देखने को मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स जो है आज हमें ग्रीन में देखने को मिले। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया लगभग सभी सेक्टर्स रेड में थे। FMCG और ऑयल एंड गैस ने मार्जिनली बेटर किया। अब दोस्तों आइए थोड़ा हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं। तो आज दोस्तों एक्सपायरी थी, तो ये एक्सपायरी कैसी रही? तो दोस्तों इस एक्सपायरी में करीब निफ्टी ने 431 पॉइंट्स लूज किया है पिछले एक्सपायरी से कंपेयर करें, और ये चौथा कंसेक्यूटिव मंथ है एक्सपायरी टू एक्सपायरी जिसमें निफ्टी ने लॉसेस दिखाए हैं अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी प्राइसेस को कंपेयर करें। और ये पिछले 4 महीने का हाईएस्ट लॉस इसने दिया है, और वो लॉस हमें कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज हमें थोड़ी रैली देखने को मिल गई। तो
430 पॉइंट्स का लॉस पिछले एक्सपायरी से एक्सपायरी में दिया है। अगर हम पिछले उससे पहले की 3 एक्सपायरी को देखें तो उसमें भी करीब 300 पॉइंट्स के ऑन एन एवरेज निफ्टी ने लॉसेस दिए हैं। तो पिछली बार जब हमने एक्सपायरी में गेन देखा था वो नवंबर में देखा था, अच्छा खासा हमें वहाँ गेन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी टू एक्सपायरी कैरी करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 महीने से जिन्होंने जो शॉर्ट साइड पर रहे उन्होंने ही पैसा बनाया। और आगे हम निफ्टी की थोड़ा माइन्यूट लेवल पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड हमें दिख रहा है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रेंड इज बेरिश। शॉर्ट टर्म में हमें रैलीज मिलेंगी, छोटी छोटी रैलीज मिलती जाएंगी और उन्हें हम बेयर मार्केट रैली ही कह सकते हैं फिलहाल जो हमें सिचुएशन देख रही है। तो आइए अब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को थोड़ा माइन्यूट लेवल पर स्टडी करते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि निफ्टी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर चल रहा है, इस चैनल के बीच में चल रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। साथ में मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी कर रहा है और यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो आज हमें बाउंस अच्छा खासा देखने को भी मिला और पास्ट में भी हमें आप देखिए बाउंसेस या रैलीज हमें यहाँ पर मिली, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो यहाँ से बेस्ट केस सिनेरियो में ऐसा देख के लग रहा है पैटर्न को कि यहाँ तक जा सकता है बेस्ट केस सिनेरियो में, लेकिन वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके उसको नीचे आना है। तो आइए अब हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। तो ये कल का ऑप्शन चेन है, यानी कि 28 का है और ये आज का है 29 का है। और 29 के डेटा में से हमने उन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आज एक्सपायर हुए वो निकाल दिया है, क्योंकि उनकी एनालिसिस में उनको डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17,000 पे नेक टू नेक फाइट है। बुल्स और बेयर्स दोनों अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं और काफ़ी मात्रा में कॉल सेलर्स ने भी इसमें अपनी पोजीशंस कल को ऐड की थी। लेकिन आज देखिए कॉल वालों की हिम्मत टूट गई। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गया था तो कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को बुक किया और पुट्स वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। हालांकि कल पोजीशंस उनकी करीब 2 करोड़ के आसपास थी पुट सेलर्स की, आज 1800 है, लेकिन ये फिर भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि आज एक्सपायरी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोजीशंस को नहीं क्लोज किया और आगे भी रोल ओवर किया है काफी बड़ी क्वांटिटी में, जबकि कॉल सेलर्स ने ऐसा नहीं किया। अगर आप इधर में भी देखें 17,100, 200, 300, तो वहां पर भी काफी पोजीशंस को कट किया गया है और 17,500 पे नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है। तो आज के मूव ने कॉल सेलर्स को तोड़ दिया है, ये तो डेटा से क्लियर दिख रहा है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि आज एक्सपायरी थी, आज लोगों ने अपनी पोजीशंस को कट किया, रोल ओवर किया और कल यानी कि परसों, क्योंकि कल छुट्टी है, तो परसों जब मार्केट खुलेगा तो नए सीरीज की पोजीशंस कैसी बनती हैं उसमें हमें पिक्चर दिखाई देगा। फिलहाल यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 17,000 की फाइट जो है बुल्स ने जीत ली है। अगर हम डे वाइज ओआई की एनालिसिस करें, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हम इसे 2 पार्ट में करते हैं। ऊपर में हम सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस को देख रहे हैं और जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी हमने हटा दिया है और नीचे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी है, इसमें स्टॉक ऑप्शंस नहीं है। तो ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में कॉल सेलर्स हमेशा हावी रहते हैं रिटेल को वो ट्रैप करने के लिए, तो वहां की सिचुएशन वैसी ही है। तो यहां पर दोनों में कॉल और पुट में हमें पोजीशंस काफी मात्रा में कट होती हुई दिख रही हैं क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में बात करें तो यहां पर एक खास चीज है जिसे हमें नोट करना है, वो ये कि काफी दिनों के बाद आप यहां पे देखिए कि पुट जो सेलर है वो कॉल सेलर से ज्यादा हुआ है। दोनों में पोजीशंस कटी हैं एक्सपायरी की वजह से, लेकिन कॉल सेलर्स ने आगे की सीरीज की पोजीशंस को ज्यादा काटी हैं पुट सेलर के कंपैरिजन में। तो पुट सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त वो हाई है और काफी दिनों के बाद अगर आप देखिए यहां पर कॉल सेलर्स लगातार हावी रहे और आज जाकर उनका मोराल डाउन हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में हमें ये रैली देखने को थोड़ी और मिल सकती थी।
अब आगे का आउटलुक क्या है दोस्तों? कल का वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने आपसे कहा था भैया बैंक निफ्टी में इस वक्त निकल लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक के स्टॉक्स में बुलिश सिग्नल्स देखने को मिल रहा है। और आज आप देखिए काफ़ी बैंक के स्टॉक्स ग्रीन रहे और खास करके एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो कल हमने क्लियर कट आपसे कहा था कि अगर प्रॉफिट में बैठे हैं तो निकल जाइए, अगर आपका लंबा आउटलुक है तो बेशक पोजीशंस को होल्ड करिए। अगर हम ट्रेंड की बात करें दोस्तों, हमारे एल्गोस में कोई बदलाव नहीं है, लेवल्स भी वही हैं, ट्रेंड भी वही है, तो दोनों सेल मोड में चल रहे हैं। फिलहाल तो चल रहे हैं, कब तक चलेंगे नहीं पता, जब बदलाव आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लॉन्गर टर्म में हमें सेल साइड पर ही पोजीशन बनानी है। हाँ, शॉर्ट टर्म को अगर बाउंस को प्ले करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें खतरा क्या है कि कब रिवर्सल आ जाएगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपको बुलिश पोजीशंस बनानी है तो कल का यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का डेटा हमें देखकर बनानी है कि वहां पर कौन ज्यादा पोजीशंस बना रहा है, पुट सेलर बना रहा है या कॉल सेलर बना रहा है, किस तरफ की पोजीशंस ज्यादा बन रही है। तो फ्राइडे को आधे घंटे की मार्केट के पोजीशंस को देखकर ही डिसाइड करिए कि आपको बुलिश साइड पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। हमारे हिसाब से आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए सेल साइड पर ही ट्रेड करना है। और जैसा कि मैंने आपके साथ लगातार सेल शेयर कर रहा हूं अपने लेवल को, लेवल में कोई बदलाव नहीं है। तो हमारा निफ्टी का अगर हम लेवल की बात करें तो हमारा 17,281, हम इसके नीचे शॉर्ट ही रहेंगे। एक बार ये लेवल क्रॉस होगा तो अपनी पोजीशंस को हम क्लोज करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और 17,500 के लेवल से आप अपने शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक करके बाउंस पे री एंटर करिए। दोस्तों आज क्या सीख की बात करते हैं और आज का टॉपिक है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग ने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में कितना जानते हैं? देखिए, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो होती है वो एक ऐसी पोजीशन होती है जो हेजिंग से एक लेवल ऊपर होती है। इसमें हमारा गोल होता है कि हम जीरो लॉस पर काम करें, यानी कि हम ऐसी पोजीशंस बनाएं जिसमें जीरो लॉस हो। दरअसल अगर आप देखिए आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज कई तरीके की होती है, लेकिन ब्रॉडली उसे हम दो कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये जिसे हम कहते हैं कि प्योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज। ये वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें अगर आपने ढंग से पोजीशन बनाई तो आपके जीरो लॉस होने के आसार है। दोस्तों जीरो लॉस अगर मैं कह रहा हूं तो ये विद अ स्टार मार्क कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी जीरो लॉस की नहीं होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 99.999% जीरो लॉस उसमें होता है। तो वो प्योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज होती हैं। दूसरी जो आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज होती है जिसे हम स्पेक्युलेटिव आर्बिट्रेज कहते हैं, इसमें लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हम कैसे पोजीशंस बनाते हैं कि अगर हमें एक में लॉस हो तो दूसरे में हमें प्रॉफिट हो। लेकिन हेजिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन हेजिंग का गोल दूसरा होता है। हेजिंग का गोल होता है कि हम अपने लॉसेस को डिफाइन करें। हम लॉसेस तो लेने को तैयार हैं, लेकिन हम एक लॉसेस की लिमिट लगा के रखते हैं। जबकि आर्बिट्रेज में हमारा गोल होता है कि हम जीरो लॉस पर काम करें। तो कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ यूज करता हूं, आर्बिट्रेजर्स जिन्हें यूज करते हैं। तो अगर आप सबसे सिंपल आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी करें कि आप एक एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंज के प्राइस का डिफरेंस होता है उसको एनकैश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ NSE में आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, BSE में कम है, तो आप उसके डिफरेंस को एनकैश करने की कोशिश करें। लेकिन ये स्ट्रेटजी आज के ज़माने में कोई नहीं करता और रिटेल वाले तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप 5 पैसे की आपकी कमाई होगी और 20 रुपए का आपका ब्रोकरेज होगा। तो ये एक यूजलेस स्ट्रेटजी है। तो अगर हम प्योर आर्बिट्रेज की बात करें तो ऑप्शंस में प्योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज बनती हैं। उसमें कई तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, जेली रोल्स होते हैं, कन्वर्जन रिवर्सल होता है और बॉक्स होता है। तो ये कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन और भी कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यूज किया जाता है प्योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज में। तो ये रिटेल वाले इसमें नहीं काम कर सकते। एक तो इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, मंथली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इनको सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप कर सकते हैं। आप मैनुअल ऑर्डर डालकर इन पर काम नहीं कर सकते हैं। तो जो प्योर
आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज होती हैं वो रिटेल के लिए नहीं होती हैं। तो रिटेल वाले कौन से आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं? वो स्पेकुलेटिव आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, और उनमें अक्सर जीरो लॉस में काम करना बहुत मुश्किल या असंभव ही होता है, तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो जैसे एक स्ट्रैटेजीज होती है जिसे हम कहते हैं पेयर ट्रेडिंग। आप सब ने पेयर ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। तो पेयर ट्रेडिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने इन्फोसिस को लॉन्ग किया और टीसीएस को शॉर्ट किया। तो ये एक तरीके की जो है आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी मौके में उठकर आए और आपने इधर इन्फोसिस खरीद लिया और टीसीएस को बेच दिया। वो काम नहीं करेगा। उसमें आपको जो एक उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ती है, और आपको ये देखना है कि कब उनके प्राइजेस ऐसे लेवल पर हैं कि जहां से वो कन्वर्ट कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फोसिस और टीसीएस एक साथ मूव करते हैं और अचानक उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया, तो जो ज़्यादा चढ़ गया आप उसको सेल करेंगे, जो ज़्यादा गिर गया आप उसे बाय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर वो प्राइजेस कन्वर्ट्स होंगे। तो ये एक एग्जांपल होता है। इसी तरीके की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो स्पेकुलेटिव आर्बिट्रेज में यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, एनालिसिस करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। ये स्ट्रैटेजीज पे रिटेल वाले काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें चैलेंज होता है कि वो सही टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना जिसमें आप इस पे काम कर सकें। तो दोस्तों, ये एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करिए #bulltrackbolo से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रायोरिटी पर उस पर को रिस्पॉन्स करूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।